जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह ने पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने लेथपोरा कैंप में शहीद जवानों को याद में एक पौधा भी लगाया। अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज उनका दौरा खत्म हो गया है। इससे पहले वो रात में सीआरपीएफ कैंप में ही रुके थे और जवानों के साथ डिनर किया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देने पुलवामा पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और आज उनका जम्मू कश्मीर का ये दौरा खत्म हो गया है और उस दौरान उन्होंने किस तरह शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ साथ शहीदों की याद में एक पौधा भी लगाया। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा और विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा करने की अपील की। कश्मीर की जनता का भरोसा जीतने की इस पहल की एक तस्वीर श्रीनगर की एक जनसभा में सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री ने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे को देखकर उसे हटाने का इशारा किया। अमित शाह का संकेत मिलते ही खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसे हटवाते दिखे। जनता का उत्साह दिखा तो गृह मंत्री विरोधियों को ललकारते दिखाई दिए। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की सलाह का उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। हालांकि अमित शाह के सख्त रुख के बावजूद फारूक अब्दुल्ला अपनी पुरानी बात पर अड़े रहे। जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। लेकिन गृह मंत्री अलग नजरिए के साथ कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते दिखाई दिए। श्रीनगर में उन्होंने नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे और इसके बाद जब वो मंच से उतरे तो जनसभा में शामिल लोगों में उनसे मिलने की होड़ लग गई। जनसभा को संबोधित करने से पहले अमित शाह सूफी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात से भी पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांदरबल पहुंचे, जहां उन्होंने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिखे। मध्य कश्मीर जिले के तल्लामुला इलाके में चिनार के पेड़ों से घिरे मंदिर परिसर में अमित शाह तड़के ही पहुंच गए, जहां वो कश्मीर के पारंपरिक लिबास फिरन में नजर आए। गृह मंत्री ने माता रागनिया देवी की पूजा की और कश्मीर की समृद्धि और विकास का आशीर्वाद मांगा। जम्मू कश्मीर के लिए यही संकल्प श्रीनगर की जनसभा में उनके भाषण में भी नजर आया, जहां कश्मीर की हालत के लिए वो पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते दिखे। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक साहब जरा हिसाब तो दीजिए, 70 साल तक कश्मीरियों के इलाज की व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी भला? गांदरबल में पूजा के बाद अमित शाह जैसे ही मंदिर से निकले, सुरक्षा के लिए तैनात कई जवान एक खास दूरी बनाकर उनके साथ तस्वीर लेने लगे। अमित शाह का ध्यान जब इन जवानों की तरफ गया तो उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाकर फोटो खिंचवाई। अपनी इस यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री ने विकास की कई परियोजनाओं की नींव रखी और कुछ का उद्घाटन भी किया। और सुबह के इन व्यस्त कार्यक्रमों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम ढलते ही डल झील के किनारे शिकारा महोत्सव देखने के लिए पहुंच गए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नजर आए। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर की मदद से लाइट एंड साउंड शो का मनमोहक नजारा दिखा। डल झील के किनारे लेजर शो के अनुभव को अमित शाह ने अनोखा बताया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने झील के बीच में नाव पर कश्मीर की अनूठी संस्कृति की झलक पेश की। लेकिन एक तरफ कश्मीर की अमन पसंद जनता का दिल जीतने की कोशिश होती दिखी तो दूसरी तरफ कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने की तैयारी भी होती रही। बताया गया कि अमित शाह ने कश्मीर दौरे में आतंकियों से निपटने का खाका तैयार कर लिया, जिसमें घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने की योजना बनी, जिसके लिए सुरक्षा बल की चौकियां बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी करने का फैसला हुआ। यही नहीं, कश्मीर के 6 जिलों में आतंकियों के 650 मददगारों की पहचान कर ली गई, जिनसे आने वाले कुछ दिनों में रणनीति के मुताबिक निपटा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक अपराधी खुद ही थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। बताया गया कि पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, जिससे बचने के लिए वो खुद ही थाने में पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बदमाश अपने हाथ जोड़कर थाने के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया।
अंदर घुसते ही वो सीधा वहां बैठे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और उनके सामने कान पकड़कर अपराध से दूर रहने की कसम खाई। बताया गया कि इस बदमाश के ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी उसकी तलाश थी, लेकिन वो खुद ही अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए थाने पहुंच गया। इसको लग रहा था कि पुलिस इसको बहुत जल्दी धर दबोचेगी, उसी भय के कारण इसने आज जो है सरेंडर। पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन किया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने, जिसमें करीब 80 संगठन शामिल हैं, जिनके लोग मुख्यमंत्री के घर की ओर निकल पड़े और रास्ते में लगे बैरिकेड को गिराते हुए आगे बढ़े। इससे पहले ये लोग तख्तियां और बैनर लेकर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए पूरा दम लगा दिया। पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार प्रदर्शनकारी बैरिकेड गिराने में कामयाब हुए। इन लोगों ने ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और उन्हें खत्म करवाने के लिए मार्च निकाला। तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर इस तरीके से सीएम आवास के बाहर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन को करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में सफाई कर्मचारी यूनियन समेत कई सामाजिक संगठन शामिल रहे, जिनसे जुड़े लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। पहली बार अयोध्या आए अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने शाम को सरयू आरती में हिस्सा लिया और पूजा की। केजरीवाल की अयोध्या यात्रा को 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने में जुटी है। अफ्रीकी देश सूडान में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया और अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह पर ले गई। इसी के साथ सूडान को जुमा 2 साल पहले नसीब हुआ लोकतंत्र एक बार फिर बेड़ियों में जकड़ दिया गया और वहां इमरजेंसी लगा दी गई। ऐसे में जैसे ही ये खबर फैली, लोकतंत्र के हजारों समर्थक गुस्से से फट पड़े। वो सेना से हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो राजधानी खर्तूम में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारी इतने भरे हुए थे कि उन्होंने सब कुछ ठप करने की कसम खा ली। लोग गाड़ियों में भर भर कर टायर लाए और दर्जन के दर्जन उन टायरों को फूंककर रास्ते ब्लॉक कर दिए। इन जलते टायरों से उठता घना काला धुआं सूडान में लोकतंत्र के ऊपर मंडराते काले बादलों की तरह नजर आने लगा। प्रदर्शनकारी इतने पर भी नहीं रुके, बाकी की कसर उन्होंने सड़कों पर ईंटें रखकर पूरी कर दी। महिलाएं तो लोकतंत्र के लिए छिड़ी इस लड़ाई को धार देती नजर आई ही। राजनीति की रस्साकशी से अनजान बच्चे भी सेना के खिलाफ झंडा बुलंद किए दिखे। ऐसे तमतमाए लोगों का सेना ने रास्ता रोका तो प्रदर्शनकारी उसे उसका फर्ज याद दिलाने के लिए सूडान का राष्ट्रगान गाने लगे। बताया गया कि सेना ने गुस्से में प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चला दी और तस्वीरों में कुछ लोग लहूलुहान भी नजर आए। गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन ने एक नए जमीन सीमा कानून को पास करके भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। चीन की संसद ने ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमें चीन की अखंडता को पवित्र कहा गया है और हर कीमत पर उसकी हिफाजत करना सरकार का फर्ज बताया गया है। चीन के इस नए कानून में साफ लिखा है कि चीन की सरकार अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। मतलब चीन विस्तारवाद की अपनी जिस नीति पर हमेशा चलता आया है, इस कानून के जरिए उसे कवच देने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारत से चल रहे सीमा विवाद पर भी इस कानून का असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद एक तरह से चीन को एलएसी पर हर चालबाजी करने की खुली छूट मिल जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस कानून में बातचीत के जरिए अपने पड़ोसियों से विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया है, जबकि लद्दाख के मामले का हल निकालने के लिए चीन और भारत के कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बताया गया कि ये कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा। फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म अगले महीने 25 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है।
दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 1000 के पार पहुंच गए। अक्टूबर महीने में ही अब तक डेंगू के 665 नए केस सामने आ चुके हैं। बीएसपी से बाहर किए गए यूपी के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया। हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। राजस्थान में वैट घटाने की मांग पर 8 जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जालौर और बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहे। हालांकि जयपुर में पेट्रोल पंप खुले रहे, लेकिन वहां के भी कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला। वजह ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से वसूले जा रहे ज्यादा वैट की वजह से उनकी बिक्री लगातार घट रही है। हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो वैट है जो बढ़ाया था कोरोना काल में, उसको वापस ले गए। सलमान खान और उनके जीजा आयुष की फिल्म अंतिम का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म अगले महीने 26 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तू पुणे का नया भाई है, मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूँ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 15वें दिन भी जारी रही। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ आतंकियों ने फिर फायरिंग की, जिसका जवानों ने भी कड़ा जवाब दिया। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को एशेज टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उन्हें आईपीएल के दौरान उंगली में चोट लग गई थी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये एशेज सीरीज दिसंबर और जनवरी में होगी। इटली के कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे करीब 350 शरणार्थियों की जान बचा ली। बताया गया कि ये शरणार्थी लीबिया से मछली पकड़ने वाली एक नाव के जरिए इटली के लिए निकले थे, लेकिन किनारे पहुंचने से पहले ही नाव का इंजन बंद हो गया और वो तेज लहरों के बीच डगमगाने लगी। सामने आई कुछ तस्वीरों में वो नाव बुरी तरह हिचकोले खाती हुई दिखी। हालांकि इन शरणार्थियों की किस्मत अच्छी थी। निगरानी में जुटी कोस्ट गार्ड की एक नाव ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद राहत बचाव की कई टीमें उन्हें बचाने के लिए भेजी गईं। लहरें इतनी तेज थी कि कोस्ट गार्ड का जहाज वहां तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद रबर की छोटी नावों के जरिए ही लोगों को एक एक कर निकाला गया और किनारे तक पहुँचाया गया। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। एक दिन पहले वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता शूटिंग के सेट पर जबरन पहुंच गए थे और वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया था। सामने आए इस वीडियो में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता शूटिंग वाली जगह पर जबरन घुसते दिखाई दिए। इसके बाद उन लोगों ने एक आदमी पर हमला बोल दिया। उसे लात, घूंसों और डंडों से खूब पीटा गया। वेब सीरीज आश्रम 3 के डायरेक्टर प्रकाश झा को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और उन पर स्याही फेंक दी। इतना ही नहीं, इस दौरान इन लोगों ने पास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इन लोगों ने प्रकाश झा पर इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू समुदाय के आश्रमों को बदनाम करने का आरोप लगाया। इतना ही नाम देने का शौक है और इतना ही पॉपुलर होने का शौक है, हिम्मत है तो रख दो ना मदरसे में क्या चल रहा है। इस बवाल के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। वहीं घटना पर फिल्म प्रोड्यूसरों के संगठन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा ऐतराज जताया और प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुलिस को इस मामले के हर पहलू की जांच करने के निर्देश दिए, ताकि ये पता चल सके कि शूटिंग के दौरान हमला क्यों किया गया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। किसी ने बलवा किया है वो भी गलत है, लेकिन इनने किया है तो ये भी गलत है। दोनों पे कार्रवाई का विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। खुद शिवराज सरकार ऐसी फिल्मों के निर्माण की अनुमति देती है और दूसरी तरफ उरी से जुड़े संगठन इस तरह की गुंडागिरी करते हैं। बताया गया कि इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल अपनी अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल को अंजाम दिया, तो 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 7 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जिनके लड़ाकू विमानों ने इजराइल के आसमान में अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की गई, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने एयरबेस से उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। इस अभ्यास का मकसद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर उड़ाना और उनकी साझा ताकत का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को F-16 जैसे विमानों के साथ उड़ाया गया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया।
इसके अलावा वहां फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान और ब्रिटेन के यूरो फाइटर लड़ाकू विमानों ने भी साझा अभ्यास किया। रफाल 4.5 जनरेशन के बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान हैं और अब ये भारत की वायुसेना का भी हिस्सा हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स केस से जुड़ी हुई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एनडीपीएस कोर्ट में एक अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने एक बड़े नेता का जिक्र किया है। अपनी अर्जी में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेता के रिश्तेदार समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उन पर और उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता की तरफ से लगातार जेल भेजने और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है। समीर खान नवाब मलिक के रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है और हर तरह की जांच का सामना करने को कहा है। और इस वक्त विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जो अर्जी दी गई है उसमें और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये जो अर्जी दी गई है वो मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में दी गई है और ये अर्जी मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने लिखित रूप से दी है और साफ तौर पे कहा है कि एक बड़े पॉलिटिशियन के रिश्तेदार समीर खान, हालांकि उन्होंने इस एफिडेविट में नवाब मलिक का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे समीर खान जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 10 महीने पहले उन्हें ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था और समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं। और समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पे कहा है कि बड़े पॉलिटिशियन के दामाद को गिरफ्तार करने के बाद ही उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनको बाकायदा नौकरी से निकालने और जेल में भेजने की धमकी दी जा रही है और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी ना हो, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो एफिडेविट है वो यहाँ सुनवाई नहीं हो सकती है, उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब जो है इस एफिडेविट की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने लिखित रूप से कोर्ट में अर्जी दी है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें बड़े पॉलिटिशियन लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें बदनाम और झूठा केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर अब लगातार मुश्किलें भी एक तरीके से समीर वानखेड़े की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो जांच अधिकारी हैं, लेकिन अब उन्हीं के ऊपर उन्हीं से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो अब किस तरीके से खुद को साबित कर पाएंगे समीर वानखेड़े? विवेक, हाँ देखिए, इस पूरे मामले में जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स में छापेमारी की थी तो इस पूरे मामले में उन्होंने 9 पंचों को बनाया था। 9 पंच बने थे। 9 में से जो पहला पंच है, जो प्राइम आई विटनेस है प्रभाकर सेल, उसने एफिडेविट दायर की है। उसने साफ तौर पे कहा है कि जो दूसरे पंच है गोसावी और वो लोग फोन पे बातचीत कर रहे थे और फोन पे बातचीत उसने सुनी थी कि 25 करोड़ में पूरी डील होनी है, 18 करोड़ में इसको लॉक कर दिया जाए और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं। तो इतने बड़े खुलासे के बाद जो पंच है, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का पंच था, उसी ने ये आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर के ऊपर। तो ये काफी बड़े और गंभीर आरोप है, जिसकी वजह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने खुद अपने अधिकारी के ऊपर विजिलेंस की टीम बैठाई है। विजिलेंस इस पूरे मामले में जांच करेगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है गलत है। लेकिन समीर वानखेड़े का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वो किसी भी जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीपीएस कोर्ट में समीर वानखेड़े ने अपना हलफनामा दाखिल किया है और हलफनामा में एक नेता का भी नाम उसमें शामिल है। एक अर्जी दी गई है जिसमें उन्होंने एक बड़े नेता का जिक्र भी किया है और अपनी अर्जी में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेता के रिश्तेदार समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करने के बाद उन पर और उनके परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर आरजेडी के रुख के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। खास तौर पर भक्तचरण दास के बारे में लालू प्रसाद यादव के बयान पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तलखी इस कदर बढ़ गई कि लालू प्रसाद के अंदाजे बयान पर लहालोट होने वाली कांग्रेस ने पटना के करगिल चौक पर उनके ही नाम का पुतला फूंक दिया। लेकिन आरजेडी को अपने सबसे बड़े नेता के लिए कांग्रेस का ऐसा रवैया नागवार गुजरा, जिसकी टीस ट्विटर पर दिखी। पार्टी ने एक तस्वीर ट्वीट कर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने पर तंज कसा और आरोप लगाया कि कांग्रेस न तो खुद बीजेपी को हराएगी और न ही दूसरों को हराने देगी। भक्तचरण दास जी कांग्रेस के प्रभारी कम, बीजेपी एनडीए के भक्त ज्यादा हैं। जाहिर है विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनावों ने बिहार में महागठबंधन को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन इस टूट की वजह उपचुनावों को लेकर सीटों के झगड़े से ज्यादा कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बताई गई। एक वजह कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री को माना गया, जिसके पूते कांग्रेस बिहार में खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की रणनीति बनाती दिखी। और इसी चक्कर में जब कांग्रेस ने आरजेडी की नीयत पर सवाल उठाए
तो लालू प्रसाद का गुस्सा भक्त चरण दास पर फूटा। चरण दास भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है। लालू प्रसाद के बयान पर पटना में पुतला दहन हुआ तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता उनके गुस्से को कम करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लालू यादव जी बहुत वयोवृद्ध नेता हैं, इस देश की राजनीति में सब उनका सम्मान करते हैं। इस झगड़े से बिहार में महागठबंधन का भविष्य खत्म होता दिखने लगा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर पर फंसे अफगानों ने हंगामा कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दो अहम बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, जिनमें एक चमन है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसे 5 अक्टूबर से बंद किया हुआ। इसी वजह से सैकड़ों अफगान पाकिस्तान में और कई पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी पाकिस्तान में चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क में घुसने के लिए जमघट लगाए दिखे। उन्हें भगाने के लिए जब पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ पड़े। मगर इसके बाद तो 10-15 दिन से बॉर्डर पर फंसे अफगानों का सब्र ऐसा टूटा कि उन्होंने पत्थर उठा लिए और जवानों पर ही टूट पड़े। चमन बॉर्डर के रास्ते दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से उसे भी भारी नुकसान हो रहा है। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए दिखाते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। साल 2005 में आए अमूल के इस विज्ञापन में वैल्यू एडेड टैक्स की ओर ध्यान खींचा गया है। भारत में वैल्यू एडेड टैक्स पहली बार 2005 के आम बजट में लगाया गया। ठेठ मुंबईया भाषा के मुहावरे वाट लग गई का इस्तेमाल करते हुए विज्ञापन में लिखा गया वैट लग गई। वाट लगना यानी काम बिगड़ना, लेकिन अमूल ने वैट लगाने का स्वागत किया।